इंडिया में 7,500 से ज़्यादा कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इनमें से 90% कंपनीज स्टार्टिंग में तो ठीक लगेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा डुबा देगी। सिर्फ 1% कंपनीज ऐसी होती है जो डायमंड होती है और हर साल हर मौसम में, चाहे कोविड हो, वार हो या रिसेशन हो, ये आपका पैसा बनाते रहती है। अब सवाल ये है कि इन 7,500 के कचरे के ढेर में से वो डायमंड ढूंढे कैसे। इसके लिए मैंने सौरभ मुखर्जी की फेमस बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग को यूज करके पूरे मार्केट को स्कैन किया और ये 5 कंपनीज ढूंढी जिसने ये दोनों फिल्टर पास किए। पहला फिल्टर है रिवेन्यू ग्रोथ, यानी धंधा बढ़ना चाहिए। कंपनीज की सेल्स पिछले 10 साल में हर साल कम से कम 10% की रफ्तार से बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट की ज़रूरत होनी चाहिए, चाहे रिसेशन आए चाहे वार हो, लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा फिल्टर है आरओसी 15% से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ बिजनेस करने के लिए, तो साल के एंड में आप उस 100 रुपये पर जितना प्रॉफिट बनाकर लाओगे वो आपके कंपनी का आरओसी होगा। अगर आप 20 रुपये लाते हो तो आपका आरओसी होगा 20%। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी का आरओसी पिछले 10 सालों में लगातार 15% से ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको ये फ़िल्टर को screener.com पर लगाना है। निफ्टी की 500 कंपनीज में से 99% कंपनीज रिजेक्ट हो जाएगी और अब आपके पास जो 1% बचती है, ये वो कंपनीज है जहां आपको एक्टिव नहीं, आलसी बनना है, खरीदना है और 10 साल के लिए भूल जाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कोई स्टॉक टिप्स नहीं है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। हम देखेंगे आखिर में इन कंपनियों में ऐसा क्या खास है जो बाकी दूसरी कंपनियों में नहीं है। पहला स्टॉक, हमारी लिस्ट की पहली कंपनी वो है जिसके पेंट के डिब्बे आपको इंडिया के हर छोटे छोटे घर में मिल जाएंगे। अगर किसी ने 1990 में इस कंपनी में 10,000 रुपये लगाए होते तो वो आज 1 करोड़ रुपए होते। मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट की। एशियन पेंट के मार्केट लीडर होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है एशियन पेंट का डाटा कलेक्शन। आज से 50 साल पहले एशियन पेंट ने लोगों को कौन से कलर पसंद आते हैं, लोगों की चॉइस कैसी है, इसका डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। आज एशियन पेंट के पास 50 साल का डाटा है और 70,000 से ज़्यादा डीलर का नेटवर्क है। इस नेटवर्क को तोड़ना नई कंपनी के लिए अब ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इसलिए इसका मार्केट शेयर 50% से नीचे आता ही नहीं। इसका जो सेकंड कंपटीटर है बर्जन पेंट, एशियन पेंट उससे 4 गुना बड़ा है। इसे कहते हैं मोनोपोली बिजनेस, यानी कि दबदबा। अगर हम इसका बिजनेस डाटा देखें तो आरओसी पिछले 10 सालों में एवरेज 30% के आसपास रहा है। याद है ना, हमें 15% चाहिए था, ये उससे डबल है। और रिवेन्यू ग्रोथ पिछले 10 सालों में लगातार 10 से 12% CAGR से बढ़ रही है। लेकिन 1-2 साल से कहानी में कुछ ट्विस्ट आ गया है। अभी एशियन पेंट के सामने एक बड़ी चुनौती है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप ने बिरला ओपस के नाम से पेंट मार्केट में एंट्री ली है और वो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एशियन पेंट इस परेशानी को सॉल्व कर लेगा। सेकंड स्टॉक, पिछले 25 सालों में अगर किसी एक स्टॉक ने इंडियन मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा अमीर बनाया तो वो है HDFC बैंक। अगर किसी ने 1995 में इसके IPO में 1 लाख रुपए लगाया होता तो वो आज 2.5 करोड़ रुपए होते। बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल होता है, लोगों से पैसा लो यानी डिपॉजिट और लोगों को पैसा दो यानी कि लोन। बीच का डिफरेंस इनका प्रॉफिट होता है। HDFC बैंक SBI के बाद देश का दूसरे सबसे बड़ा बैंक है जहां सबसे ज़्यादा अकाउंट्स है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में ये फर्स्ट पोजीशन पर है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस तो आपको मालूम ही होगा और उसके बाद विजय माल्या, नीरव मोदी कांड हुए। HDFC बैंक का नाम किसी भी बड़े स्कैम में नहीं आया, क्योंकि इनके होनहार लीडर आदित्य पुरी का एक रूल था, हम उस चीज़ में पैसा नहीं लगाएंगे जो हमें समझ ही नहीं आती। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े रिस्की प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया और सेफ लोन जैसे होम लोन और कार लोन पर फोकस किया। बैंकिंग में लोन देना आसान है, वापस लेना मुश्किल होता है, इसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। HDFC बैंक का NPA हमेशा इंडस्ट्री में सबसे कम रहा है, इसलिए कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में ये फिट बैठता है। क्योंकि ये बैंक बर्बाद नहीं होगा, इसलिए ये सेफ है। पिछले 20-25 सालों में हर साल प्रॉफिट अप्रॉक्स 20 से 25% तक बढ़ता है, चाहे इकोनॉमी अच्छी हो या बुरी हो, नोटबंदी हो या कोविड हो। थर्ड स्टॉक, जब राकेश झुनझुनवाला ने
इस स्टॉक में हेवी बाइंग की थी तो दुनिया ने कहा था घड़ी पहनने का जमाना तो गया, मोबाइल आ गया है, टाइटन बंद हो जाएगी। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने कुछ और ही देखा था। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के स्टॉक को सिर्फ 3 रुपए के भाव में खरीदा और 1000 गुना पैसा कमाया। आज राकेश झुनझुनवाला ने इतनी सारी वेल्थ बनाई है, इसका राज टाइटन का स्टॉक ही है। आखिर टाइटन में ऐसा क्या खास है? टाइटन की शुरुआत हुई थी वॉच से, लेकिन 1990 में उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो घुस गए ज्वेलरी मार्केट में और एक ब्रांड बनाया जिसका नाम था तनिष्क। तनिष्क में उस समय एक मशीन बनाई गई थी जो सेकंड्स में बता देती थी सोना प्योर है या नहीं। तनिष्क ने लोगों को चैलेंज किया कि आप अपने सोनार का सोना लाओ और हमारे यहाँ फ्री में चेक करो। लोग आए, चेक किया और हैरान रह गए, उनके सोनार ने उन्हें लूट लिया था। और यहीं से लोगों का ट्रस्ट लोकल सोनार से शिफ्ट होकर तनिष्क यानी कि टाटा पर आ गया। इसलिए बोला जाता है टाटा यानी ट्रस्ट। इंडिया में शादी बिना गोल्ड के नहीं होती। ये मार्केट लाखों करोड़ों का है, लेकिन आज भी बड़ा हिस्सा अप्रोक्स 70 to 75% लोकल दुकानदारों के पास में है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि पहला रीज़न है प्रोडक्ट प्योर मिलने का भरोसा। दूसरा, लोकल सोनार के पास में लिमिटेड डिजाइन है। तनिष्क के पास जितनी डिजाइन है उतनी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। पिछले 15 साल से कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है, इसलिए इनका आरओसी 20-25% के आसपास रहता है। इसका मतलब है कि धंधे में अगर 100 रुपये लगाते हैं तो 20-25 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेते हैं। फोर्थ स्टॉक, एक ऐसी कंपनी जिसके बिना इंडिया में कोई फर्नीचर नहीं बनता। अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो हमें फेविकॉल और फेविक्विक ही याद आता है। ये ब्रांड हमारे दिमाग में जाता ही नहीं। ये कंपनी भी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही है। अगर आपने सन 2000 के शुरुआत में पीडीलाइट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज वो लाखों में होते। लेकिन क्यों? क्या ग्लू बेचना इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है? हाँ, क्योंकि ग्लू की ज़रूरत तो आपको हमेशा पड़नी ही है। फर्नीचर जोड़ना है, फेविकॉल। टूटी हुई प्लास्टिक जोड़नी है, फेविक्विक। पाइप लीक हो रहा है, एमसील। छत टपक रही है, डॉक्टर फिक्सिट। इनका मार्केट शेयर 90% है। मतलब अगर मार्केट में 10 डिब्बे ग्लू के बिकते हैं तो उनमें से 9 फेविकॉल के होते हैं। कंपेटिटर जैसे एस्ट्रॉल या एशियन पेंट कोशिश कर रहे हैं, पर फेविकॉल तो लोगों की पसंद है। पिछले 10-12 सालों में पीडीलाइट इंडस्ट्री ने 10 से 15% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है और पीडीलाइट का आरओसी हमेशा 25 से 40% के बीच रहता है। अगर हम इसका रिस्क देखें तो पीडीलाइट के लिए कच्चा तेल ही सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। फिफ्थ, स्टॉक मार्केट में 2 तरीके की कंपनी होती है। एक वो जिनके प्रोडक्ट्स हम शौक से खरीदते हैं, जैसे कार, ज्वेलरी। दूसरे वो जिनके प्रोडक्ट हमारी ज़रूरत होती है। अगर रिसेशन आ जाए, नौकरी चले जाए या महंगाई बढ़ जाए तो आप गाड़ी खरीदना, ज्वेलरी खरीदना ये सब टाल सकते हैं, लेकिन आप अपने 4 महीने के बच्चे को खाना देना बंद नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ नेस्ले इंडिया की। 2015 में मैगी बैन हुआ था। रातों रात नेस्ले का स्टॉक 50% गिर गया और रेवेन्यू में भी भारी गिरावट आई। लेकिन कुछ बड़े इन्वेस्टर ने होल्ड किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था मैगी का टेस्ट लोगों की जुबान पर चिपका हुआ है। पतंजलि या ईपी उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ। नेस्ले ने वापस एंट्री मार ली और आज उनका मार्केट शेयर वापस 60% है और शेयर मार्केट में ऑल टाइम हाई पर है। और इनका आरओसी पिछले 10 सालों में 50% और 100% के बीच में रहा है। इसका रीज़न है कि ये कंपनी निगेटिव वर्किंग कैपिटल पर काम करती है, यानी दुकानदार से पैसा पहले लेती है और रॉ मटेरियल वाले को बाद में देती है। इन्हें धंधा चलाने के लिए खुद का पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेस्ले इंडिया के स्टॉक की खास बात यह है कि जब मार्केट गिरता है तो नेस्ले का शेयर बहुत कम गिरता है, क्योंकि रिसेशन हो या वार हो, लोग कॉफ़ी पीना और मैगी खाना नहीं छोड़ते। अब आपका मन कर रहा होगा कि अभी जाकर मैं 5 शेयर खरीद लूँ, लेकिन रुकिए, यही गलती बिगिनर करता है। ये कंपनीज ग्रेट है, पर क्या ये सस्ती है? हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक का वैल्यूएशन देखना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि स्टॉक अभी सस्ता है या महंगा। ये हम पी रेशियो और पीबी रेशियो देखकर पता लगा सकते हैं। अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा महंगे दाम पर खरीदा तो शायद 2-3 साल तक आपका रिटर्न ना बने। इन 5 कंपनी में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर। चलो अब सब्सक्राइब कर दो।